चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1। लिख लेना 21, 12, 22 केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखना है दोस्त? केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। क्या हो जाएगा ये? रासायनिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था। तो हम लोग देखो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ये समझने के लिए कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, है ना। ऐसे मान लो कि अगर ये मेरा हैंड ये 2.5 kg का है और ये भी 2.5 kg का हो तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर ये 2.5 kg का हो और ये 5 kg का हो तो फिर इन दोनों में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बोलो भाई, यदि ये 2.5 किलो का हो और दूसरा भी 2.5 kg का हो तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन यदि इन दोनों में डिफरेंस हो तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। आपने देखा होगा वजन करते हुए कि पहले हम लोग जब सामान वगैरह लेते थे तो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता था। ठीक है, वेट को मेजर करते थे और यहाँ पे कैसे नीडल लगे रहते थे इस तरह से। तो यदि हम यहाँ पे जब कोई भी सामान रखते थे और इधर जब यहाँ मान लो रख दिया 1 kg, तो आपने देखा होगा कि पहले थोड़ा ये ऊपर नीचे होता था, लेकिन जब ये दोनों साइड ये सामान और ये इक्वल हो जाता था तो फिर दुकानदार वो सामान आपको दे देते थे। इसको बोलते थे वेट बैलेंसिंग मशीन। जैसे कि एग्जांपल है, आपने देखा होगा वेट बैलेंसिंग मशीन। अब तो प्रेजेंट टाइम आपने देखा होगा ये मे बी छोटे छोटे दुकानों में, वरना डिजिटल आ गया है, बट अभी भी आप देखिएगा बहुत से जगह देखिएगा ऐसे वो इधर कोई सामान रखते थे और इस साइड वजन रखते थे। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा राजा परीक्षित का नाम सुना होगा। थोड़ा मोड़ा अगर हम नाम इधर उधर बोलेंगे तो गुस्सा मत होइएगा, अपना देख लीजिएगा आप लोग। तो एक बार उनसे कुछ ही चीजें का एग्जाम्पल लिया गया था कि एक तरफ कोई बर्ड थी और उसके बराबर में उनके बॉडी का पार्ट देना था। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, ऐसा हुआ कि बर्ड के रिस्पेक्ट में उनका पूरा वजन आ गया। उन्होंने कहा हम पूरा वजन दे देंगे। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम मींस जितना इस साइड वजन होगा उतनी अगर इस साइड की है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ना कि ज्यादा परीक्षित पे हम ध्यान नहीं देना है। हाँ, मैंने सुना था तो मैंने आपको बोल दिया राजा परीक्षित। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेकर के चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुझे लगता है आपने देखा होगा ट्यूबवेल, है ना। और एक पहले आता था ट्यूबवेल, एक अलग तरीके से होता था। मैं बता रहा हूं किस तरह से होता था, समझिएगा। वैसे मेरे गांव में अभी भी है, एक मौर्य जी है, उनके यहाँ ये ट्यूबवेल इस तरह का है। और हमारे गांव के बगल में जो सरकारी या गवर्नमेंट ट्यूबवेल होता है वहां भी ये फैसिलिटी हमने देखा है। अब देखना ये क्या फैसिलिटी होता है कि ये मान लो ये बड़ा सा टैंक बना रहेगा और इस टैंक में यहां से पानी रहेगा और इस टैंक के इधर भी पानी गिरेगा और उस साइड गिरता है पानी। वाटर इस साइड से जा रहा है इसमें, ये
गिरना इधर से स्टार्ट होता था। तो इसमें ये कंडीशन ये रहता था कि जो हाइट ये होती थी ना इस साइड की, वही हाइट इस साइड की होता था। तो यहां भी ये देखने को मिलता था कि जो वाटर का सरफेस था यहां इक्विलिब्रियम मिलता था। मींस ये जो सरफेस है पे वाटर इक्वल सरफेस पे रहता था। वो आता था बिलो से नीचे से, लेकिन ऊपर जब गिरता था छोटे छोटे जगह पे जाता था तो इक्वल जाता था। या इसका एक और एग्जांपल आप देखो दूसरा, ऐसे मान लो कि पानी की टंकी है, ठीक है, और यहां से से पानी गिरा रहे हो, और जितना पानी गिरा रहे हो उतना ही पानी यहां से बाहर जा रहा है। जितना पानी इधर आ रहा है उतना ही वाटर इसमें से बाहर जा रहा है। तो पहले जो भी वाटर रहा होगा, ये वाटर देखो अब ये इक्वल रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कहेंगे सर ये जो आ रहा है, सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा वो इनफ्लो, और ये जो जा रहा है ये इसको बोलते हैं आउटफ्लो। आउटफ्लो यदि आने वाला और जाने वाला इक्वल है, ये भी एक इक्विलिब्रियम है। यह भी क्या है भाई, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जितना आ रहा है उतना ही जा भी रहा है। तो आने और जाने जब इक्वल हो जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, इक्विलिब्रियम। ये हो गया जनरल टर्म जो आपने अपने घर में देखा होगा। अब थोड़ा केमिस्ट्री में आते हैं कि भाई केमिस्ट्री में इसको कैसे देखेंगे या फिर कैसे अपने आप को समझ पाएंगे। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा, उन्होंने भी ऐसे ही बनाया हुआ था इक्विलिब्रियम। एक तरफ पिताजी को रखे हुए थे, बैठाए थे कंधे पे, और एक तरफ माता जी को बैठाए थे, वो बीच में किसी वो जो भी उस समय रहा होगा उसके हेल्प से उन्होंने भी ऐसे ही बनाया था कि एक तरफ कंधे पर पिताजी को रखे हुए थे, बैठाए थे इधर आगे, और एक पीछे इधर माता जी को बैठाए थे, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम था। अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं होता तो शायद वो लेके नहीं जा पाते। ठीक है, चलिए लिखिएगा द स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल मान लो यार, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया कि जब हमारे बॉडी में कोई चेंजिंग ना हो, कोई रिएक्शन हो रहा हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो रहा हो। जब चेंजिंग नहीं होगा दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। लिख लीजिएगा द स्टेट ऑफ सिस्टम state of system at which all the measurable property of the system constant of the system is constant। यानी जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए भाई, कांस्टेंट हो जाए। किसी भी स्टेट में या किसी भी सिस्टम का जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है यदि वो कांस्टेंट हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, इक्विलिब्रियम। अब यहां देखो कि व्हाट इज द मेजरेबल प्रॉपर्टी, नॉट मध्य प्रदेश, मेजरेबल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो हमें कोई रिएक्शन दे दी जाए जब केमिकल्स में, तो हम उसमें मेजर क्या क्या करते हैं भाई, उसी को बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। जैसे आप लोग देखिए, जैसे हमने प्रेशर ले लिया, टेम्परेचर, मोल, वॉल्यूम, डेंसिटी, ईटीसी, ये हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। यदि किसी रिएक्शंस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मोल कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, सर यदि ये कांस्टेंट होने लगेगा
इक्विलिब्रियम। तो पहला टर्म ले लेना मेरे भाई फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या लिख लेना हेडिंग में? फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो यहां एक टर्म देखो मेरे भाई, ये फिजिकल लिखा है। क्या लिखा है? फिजिकल। फिजिकल का मीनिंग होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। और इक्विलिब्रियम कब आएगा? जो फिजिकल स्टेट होगा वो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो जाए दोस्त? सेम हो जाए। जब वो सेम हो जाएगा फिजिकल स्टेट, देखो दो टर्म होता है, तो जब फिजिकल स्टेट सेम हो जाएगा तो उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। जो फिजिकल स्टेट है वो जब चेंज होगा, सेम होगा तो नहीं बोलेंगे, तो फिजिकल स्टेट चेंज होगा। देखो फिजिकल स्टेट का मीनिंग ये हो गया कि जैसे आप जहां भी बैठे हो, आप क्या करो, सिर्फ शर्ट को अपना चेंज करते रहो सुबह से शाम तक। आप वही रहो, आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ शर्ट चेंज करते रहो, शर्ट चेंज करते रहो। दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। यानी ये कहा जाएगा कि जो फिजिकल स्टेट आपका है वो चेंज हो रहा है, आप में कोई चेंजिंग नहीं है, आप में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग हो रहा है लेकिन आप में नहीं हो रहा है, वो आपके कपड़े में हो रहा है। दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल आप देख लो, वाटर का नाम सुना होगा। देखो मेरे भाई ये वहां पे ये वाटर लिक्विड है। अगर हम इसी को फ्रिज में रख दें, फ्रिज में यही वाटर सॉलिड हो जाएगा। यही वाटर कैसा हो जाएगा? लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। और यदि हम देखो इसी सॉलिड को, इसी वाटर को अगर फ्रिज से बाहर निकाल देंगे फिर वो लिक्विड हो जाएगा। वाटर वही है, देखो वाटर वही है, सिर्फ उसका फेज स्टेट चेंज हो रहा है। भैया आपने फ्रिज में रख दिया था तो वाटर वही था, सिर्फ वो सॉलिड हो गया। फिर आपने फ्रिज से बाहर निकाल दिया, वाटर वही है, लिक्विड बन गया। वाटर वही है, वो लिक्विड बन गया। नेक्स्ट इसमें क्या? नेक्स्ट कि मेरे भाई अगर इसी वाटर को हीट कर दिया जाए, वही वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी गैस को फिर कोल्ड कर दिया जाए, लिक्विड बन जाएगा। या फिर जो सॉलिड है उसको डायरेक्ट बॉयल कर दीजिए तो गैस बन जाएगा। गैस को डायरेक्ट, हाँ ये अलग मैटर है कि हम वाटर को डायरेक्ट गैस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे आपने कैम्फर का नाम सुना होगा, ठीक है, तो हम बस ये नहीं बताना, हम ये बताना चाहते हैं कि वाटर तो वही है ना, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ ये भी समझाना चाहते हैं कि वाटर वही है, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। और एक और ये होता है इसमें जिसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल स्टेट है, एक होता है फेज इक्विलिब्रियम। बट फेज इक्विलिब्रियम होगा लेकिन जो कन्वर्जन होगा वो एलोट्रॉप्स में। बट कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स, फेज में कोई चेंज नहीं होगा, जो कन्वर्जन होगा वो उसी एलोट्रॉप्स में होगा। जैसे आप देखिए, आपने कार्बन ग्रेफाइट का नाम सुना होगा और कार्बन डायमंड का नाम सुना होगा।
फॉर्म में। अब इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा सर, यहां भी तो ग्रेफाइट यहां भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो डिफरेंस मिलता है इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलेगा। जो ग्रेफाइट होता है इसमें 2 हाइब्रिडाइज होता है, डायमंड आपका इसमें 3 हाइब्रिडाइज होता है। ग्रेफाइट आपका प्लेनर होता है, डायमंड आपका टेट्राहेड्रल होता है। ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, डायमंड फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसमें करंट का मूवमेंट हो सकता है, जबकि डायमंड में करंट का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो हम लोग बस ये सीखना चाहते हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि सर यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग। ऐसे आपने सुना होगा रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, दोनों में फास्फोरस है, सिर्फ वहां टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है। हम सुना होगा रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। यहाँ पे फिजिकल चेंज है और फिजिकल इक्विलिब्रियम में आप इसको काउंट करेंगे, नोट करना मेरे भाई। फिर चलते हैं हम लोग, ये नोट कर लिया होगा आपको। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहां देखिए बड़ा ये बहुत ही बेस्ट है, हमें तो इस चैप्टर में पढ़ना हो यही पढ़ना है। ये तो बस जानना होता है कि डिफरेंस क्या होता है फिजिकल में और केमिकल में। हाँ थोड़ा बहुत ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो हमें स्टडी करना हो केमिकल। और यहां करते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर कैसे, भाई तुम्हारे जो इंटरनल पार्ट है उसको किसी और में लगा दीजिए, वो उसके इंटरनल पार्ट को किसी और में लगा दीजिए। देखो कैसे आप इसमें कहा जाएगा मेरे भाई जो केमिकल कंपोजिशन है, वो चेंज हो जाएगा। जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो कैसे चेंज होगा, जैसे यहां देखो मेरे भाई ये हाइड्रोजन गैस है, आपने आयोडीन गैस को मिला दिया और मिलाने के बाद इसमें जो बना वो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गया। भाई आपने तो हाइड्रोजन गैस लिया था ना और आपने आयोडीन गैस लिया था ना, लेकिन जो प्रोडक्ट बन गया वो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया ना, तो कंपोजिशन ही चेंज हो गया ना मेरे भाई। जैसे आपने वाटर ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया और आपने ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे क्या बना दिया आपने, जल। भाई आपने तो हाइड्रोजन लिया था और आपने ऑक्सीजन लिया था, लेकिन आपने क्या बना दिया, जल। भाई आपने क्या लिया था, हाइड्रोजन, और क्या लिया था, ऑक्सीजन, वो क्या बना दिया, जल। क्या बना दिया भाई आपने, जल बना दिया। तो यहां जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया ना, जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्या, अरे भाई जिससे ये जो मिल के बन रहा है इन्हीं सबको केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं। इन्हीं सबको क्या बोलते हैं भाई, केमिकल कंपोजिशन। तो अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और अगर फिजिकल स्टेट में चेंज होगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया आप फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। भाई केमिकल होगा तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, और अगर फिजिकल होगा तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन फिजिकल के केस में क्या होगा, जो मेन होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ स्टेट में चेंज होगा, सिर्फ स्टेट में चेंज होगा। और केमिकल में पूरा चेंज हो गया, वो जो था वो नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे जो दो प्रकार की होती है,
टू व्हीलर तो छोड़िए, फोर व्हीलर में रिवर्स होता है, उसमें गियर होता है जिसमें रिवर्स गियर लगाते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, वो जा भी सकती है और आ भी सकती है, वो आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। ठीक है, लिख लेना इसमें रिवर्सिबल में रिएक्शन विल प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। भाई क्या रिवर्सिबल जब होगा तो जो रिएक्शंस होगा दो डायरेक्शंस होगा, या उसी को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, उसी क्या बोलते हैं भाई, बाई डायरेक्शनल, या दो डायरेक्शंस, यानी फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी आएगी। बोलो भाई। अब जैसे आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब यहां देखो, जब फॉरवर्ड जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब वापस आएगी तो इन दोनों को मिला करके फिर ये बन जाएगा। भाई ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इससे ये बन रहा है, और इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा। एक बार बड़े अच्छे से ही देख लेना कि अगर हम इसको रिएक्टेंट मानते हैं, ये जो इधर आ रहा है एरो, फिर ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये जो है वो मतलब ये रिएक्टेंट मानते हैं कि इधर तो प्रोडक्ट हो जाएगा। अब सुनना कि जैसे कैल्शियम रिएक्टेंट है वैसे प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो इस एरो को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, एफडी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब प्रोडक्ट से वापस आएगा ये, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। दो डायरेक्शंस होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस और बैकवर्ड डायरेक्शंस। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन। या अगर आप इसको रिएक्टेंट मान लोगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये बैकवर्ड हो जाएगा। तो भाई पहला कंडीशन इसमें हो गया रिवर्सिबल में रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब सेकेंड कंडीशन में देख लेना क्या होता है इसमें, जो रिवर्सिबल होती है ना, इसमें कभी भी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होता है। जो रिवर्सिबल होता है उसमें कभी भी कंप्लीट नहीं होता, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। वो फॉरवर्ड जाएगा वापस आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई, द रिएक्शंस, इसके बारे में रिवर्सिबल के बारे में, these reactions never goes for completion and attain equilibrium। रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो इक्विलिब्रियम अटेंड करता है। वो क्या अटेंड करता है भाई? इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो एग्जांपल अगर फिर ले लेते हैं मेरे भाई, H2O2 H2, यानी कहने का सेंस ये होगा कि इनसे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, ये बनता रहेगा, कभी ये कंप्लीट नहीं होगा। ये दोनों मिलकर वाटर बनेगा और वाटर से ये दोनों बनेगा। ये रिएक्शन चलता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे बारिश होता है, सब पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, धूप होती है ऊपर चला जाता है, फिर बारिश होती है नीचे आता है, फिर धूप होती है ऊपर चला जाता है। इसी को बायोलॉजी में जाकर के इकोसिस्टम पढ़ते हो आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है रिवर्सिबल्स का, कि पूछता कि इसमें वेसल्स कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड या ओपन, क्लोज्ड या
लिए क्लोज्ड वेसल्स होना चाहिए। क्यों क्लोज होना चाहिए? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ओपन वेसल्स होगा, ओपन बर्तन होगा, आपने जो लिया है अगर ओपन होगा मेरे भाई, ये CO2 एयर में निकल जाएगी। अब उधर तुम ढूंढोगे भाई वेयर इज द CO2, वेयर इज द CO2, CO2 कहां हो? CO2 गई, CO2 चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड वो रुकने वाली नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिएगा थर्ड, इट ऑकर्स इन क्लोज्ड कंटेनर, इट occurs in closed container। ये किसमें पाई जाती है भाई? क्लोज्ड कंटेनर में। ये किसमें पाई जाती है? क्लोज्ड कंटेनर में। यानी कहने का सेंस है कि जो रिएक्शन होगा वो इससे क्लोज्ड कंटेनर में होगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिवर्सिबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लिख लेंगे इरिवर्सिबल क्या होता है, नोट करो भाई, फटाफट नोट करो। रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या लिखा आप लोगों ने? रिएक्शन विल प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शंस। नेक्स्ट लिखा कि रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा, दिस रिएक्शंस नेवर गोज फॉर कंप्लीशंस एंड अटेन इक्विलिब्रियम। यानी इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनता रहेगा, कभी भी यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बोलो भाई, चलो। और ये कैसा कंटेनर होगा? तो भैया ये क्लोज कंटेनर में होगा। नेक्स्ट लिखना इरिवर्सिबल। अब देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्यों यहां बता रहे हैं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें भी ये बताया हमने। थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह के रिएक्शंस पढ़ते हैं भाई, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो रिवर्सिबल के लिए अलग होता है, इरिवर्सिबल के लिए अलग होता है ना। तो यहां पे जो इस चैप्टर में मैक्सिमम हम लोग स्टडी करेंगे वो रिवर्सिबल का। लेकिन लिख लो मेरे भाई कि इरिवर्सिबल क्या होता, क्योंकि वहां भी चीजें आएंगी, यहां भी आएंगी, उसे लिख लो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है? अब उसमें आपने पहला पॉइंट क्या लिखा था? दिस रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। ये हो जाएगा यूनि डायरेक्शनल। ये क्या हो जाएगा आपका? यूनि डायरेक्शनल लिख सकते हैं आप। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। इसमें सिर्फ फॉरवर्ड में जाता है, बैकवर्ड में नहीं जाता है। सिर्फ कहां जाएगा भाई? फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में नहीं आएगा। हीट कर दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हीट करने से बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट लिखिएगा ये जो रिएक्शन होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लिखिएगा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड प्रोडक्ट। यानी जो इरिवर्सिबल है इसमें क्या होता है भाई कि कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस प्रोडक्ट से फर्दर ये वापस नहीं आएगा, दैट इज इरिवर्सिबल। इसी क्या बोलते हैं भाई? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, उसको जैसे हमने लिखा था रिवर्सिबल को क्लोज कंटेनर, इसको लिख लेना भाई ये दिस ऑकर्स इन these reactions occurs in open container। ये ओपन वेसल्स, वो आपके ऊपर है, ओपन वेसल्स। ये रिएक्शंस किसमें आती है भाई? ओपन वेसल्स में आती है। और इसमें
इसकी पहचान ये भी होता है कि इसमें प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ये सभी के सभी फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि बैठ जाना। जैसे अगर कभी आपने चाय बनते हुए देखा होगा, जब चाय बनता है तो उसकी चाय की जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर का टेस्ट उसे मिल जाता है, लेकिन चाय पत्ती जो खत्म हो जाती है उसी बैठ जाती है। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो कि अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा दिया AgNO3 प्लस NaCl, ये क्या बन जाएगा भाई? AgCl प्लस NaNO3। अब ये देखो, ये AgCl क्या PEP बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी वहीं पे बैठ जाएगा। और जब ये बैठ जाएगा तो फर्दर रिएक्शन वापस नहीं आएगी। दूसरा आपने लिखा इरिवर्सिबल में न्यूट्रलाइजेशन, जैसे NaCl और HCl आपने मिला दिया, ये क्या बन रहा है? सॉरी, Na और H, ये बनेगा NaCl प्लस H2। अब ये साथ बन गया ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया ना। यदि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो उसमें भी रिवर्सिबल नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल होगा। वो क्या हो जाएगा भाई? इरिवर्सिबल। और नोट करो जल्दी दोस्त। तो आप समझ गए हमें इक्विलिब्रियम के लिए, साम्यावस्था के लिए रिवर्सिबल चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं चाहिए। चलो अब नेक्स्ट लिखिएगा, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा हेडिंग ले लेना भाई, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात ये होती है ना यार, इसी को समझ जाओ। ये होमो लिखा है और ये हेटेरो लिखा है, ये होमो लिखा है, यहाँ पे हेटेरो लिखा है। बोलो भाई, तो होमो का क्या मतलब हो गया? सेम फिजिकल स्टेट, और यहां हो जाएगा डिफरेंट फिजिकल स्टेट। यदि फिजिकल स्टेट सेम प्रकार का होगा तो होमोजेनियस हो जाएगा, और यदि फिजिकल स्टेट डिफरेंट प्रकार का होगा, अलग अलग होगा, तो हेटेरोजेनियस हो जाएगा। भाई जो फिजिकल स्टेट है, जो आपने शुरू में देखा था फिजिकल इक्विलिब्रियम में, कि सर फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, वो डिफरेंस होता है। तो होमो का मतलब हो गया कि वो जो सेम प्रकार का होना चाहिए फिजिकल स्टेट। जैसे देखो मेरे भाई, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ये भी गैस, यहां भी गैस, और ये भी गैस, ये होमोजेनियस है। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड गैस, डाइक्लोरीन गैस, तो सेम प्रकार का है ना। जब सेम प्रकार का होगा दैट इज होमोजेनियस। एक और बात मेरी याद रखना, कहीं लिखा ए लिक्विड बी लिक्विड, क्या बोलोगे इसको? होमोजेनियस। और याद रखना कभी कभी लिक्विड ना लिखकर लिखेगा ए एक्वस और बी लिक्विड, तो समझ जाना कि एक्वस का मतलब ही पानी हो गया, यानी एक्वस भी और लिक्विड एक ही होता है। लिक्विड लिख दिया गया या एक्वस लिख दिया गया, दोनों एक ही होता है। और हेटेरो में देखो क्या होता है डिफरेंट में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके तो सॉलिड से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। देखो इधर देखो, नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन इससे बनेगा वाटर,
वो तो लिक्विड होगा ना। जो इससे बनेगा वाटर वो तो लिक्विड होगा ना। बोलो भाई, जो इससे वाटर बनेगा वो तो लिक्विड होगा ना। देखो भैया, ये गैस है आपका, ये आप है गैस है, लेकिन प्रोडक्ट तो लिक्विड बन गया ना, तो डिफरेंट स्टेट हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक बात याद रखना, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी कैटलिस्ट आता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। याद रखना, वहां पे होमोजीनियस होगा तो सब के सब गैस में होंगे, और जब हेट्रो होगा तो डिफरेंस हो जाएगा। जब हेट्रो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा, सिर्फ वहां पे कैटलिस्ट नाम दे दिया जाएगा। नोट करिए फटाफट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ी सी बारे में और जान जाए इसका, कुछ बातें इससे थोड़ी और कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिखो मेरे भाई, इसमें थोड़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो कि जो इक्विलिब्रियम होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर्सिबल में होगा कि रिवर्सिबल में, जो इक्विलिब्रियम मिलता है वो रिवर्सिबल में मिलेगा कि रिवर्सिबल में, तो क्या कहोगे भाई आप, रिवर्सिबल रिएक्शंस। और जो इक्विलिब्रियम है वो क्लोज कंटेनर में होगा या ओपन कंटेनर में, क्लोज में होगा या ओपन में। इक्विलिब्रियम क्लोज में ना, पहला पॉइंट लिख लो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, लिख लो भाई, कैन बी अटेन्ड in reversible and closed container. Reversible reactions and closed container. यानी इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस कैसी होनी चाहिए भाई, रिवर्सिबल होना चाहिए, और कंटेनर कैसा होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, equilibrium can be attained both sides, that is reactant and product। क्या जो इक्विलिब्रियम होगा वो दोनों साइड से होगा, रिएक्टेंट साइड से भी होगा और प्रोडक्ट साइड से भी होगा। जैसे ए है तो उससे क्या बन रहा है भाई, बी, तो बी से क्या बनना चाहिए, ए। तो मान लो हमारा ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो दोनों साइड से इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ए से बी बनना चाहिए तो फिर बी से ए बनना चाहिए। जब दोनों तरह का होगा तभी जाकर के हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का सेंस है कि भाई इधर से ये बनेगा, इससे ये बनेगा, दोनों साइड से इक्विलिब्रियम होगा, एक साइड से कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जैसे और एक और एग्जांपल, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3+Cl, ये बनेगा फिर से
नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये क्या लिखते हैं भाई, देखो क्या दिख रहा है, एक टर्म होता है देखो रेट और एक टर्म होता है कंसंट्रेशन, एक टर्म होता है रेट और एक टर्म होता है कंसंट्रेशन। तो दोनों को हम समझाएंगे, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, व्हाट इज द रेट और व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कि इक्विलिब्रियम में रेट का क्या मीनिंग है और कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है। लिखिएगा, लिखने से पहले समझ लो आप, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इधर से ये बन रहा है, तो जब ए से अगर ये बनेगा तो इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई, फॉरवर्ड। थोड़ा समझना है आपको, कभी तीसरी पॉइंट समझ में आए, थर्ड पॉइंट समझो, ए और पहले ए से बी बनेगा, समझना। ए के थे पहले 10 मोल, कितने थे 10 मोल, और बी के क्या हो गए 0, यानी हम कहेंगे टी बराबर 0। टी बराबर 0 का मतलब होता है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, कुछ समय बाद देखा जाएगा। मान लेते टी बराबर 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, तो इसमें से 1 मोल कम हो गया, तो बचेगा कितना 9, ये 1 मोल बन गया, 1 मोल बन गया। फिर देखा गया कुछ समय बाद, टी बराबर मान 2 सेकेंड बाद 1 मोल और कम हो गया, इधर 1 मोल और बन गया। फिर देखा गया सर यहाँ और घट रहा है, ये और बढ़ रहा है, तो कह रहे जब ए से बी बनेगा इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब बी से ए बनेगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, मान लेते एक समय ऐसा आएगा जब ये 6 मोल होगा और ये 4, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, यानी अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, वो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मान लो आप 6 में और 4 हो गया, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो समझना कि जो ए से बी बन रहा था उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते थे, ए से जो बी बन रहा उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, और बी से जो ए बन रहा उसको बैकवर्ड डायरेक्शन बोल रहे। अब समझना, जब ए से बी बन रहा था तो पहले कितना था ये 10 मोल, ये 10 मोल है ना भैया, ये 10 मोल है ना, अरे भाई ये 10 मोल है ना, यहाँ पे 10 मोल है ना ये, लेकिन अब इस 10 मोल से डिक्रीज होने लगा, 9 हो गया, और जब ये 9 हो रहा है ये देखो बढ़ने लगा, 0 से 1 हो गया, ये देखो और कम हो गया, 9 से 8 हो गया, ये देखो और बढ़ गया यहाँ पे, ये 9 से देखो 8 से और कम हो गया 7, ये देखो और बढ़ने लगा, तो जो प्रोडक्ट है ये जो फॉरवर्ड हो गया इसका रेट घटने लगेगा, और जो बैकवर्ड है इसका रेट बढ़ने लगेगा, तभी जाकर इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। भाई जो आगे जाने वाला 10 मोल था अब इसमें से घटने लगेगा, और जो वापस आने वाला है इसमें बढ़ने लगेगा। तो थर्ड पॉइंट लिखना मेरे भाई, थर्ड लिखो, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। देख लो भाई, पहले आगे जाने में कितने मोल थे 10, फिर कितना हो गया 9, फिर कितना हो गया 8, फिर कितना हो गया 7, उस साइड क्या हो रहा आपको लिखना, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन increases, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड का जो रेट होगा घटने लगेगा, और जो बैकवर्ड का रेट होगा वो बढ़ने लगेगा। अब एक समय क्या आएगा, एंड व्हेन बोथ बिकम्स इक्वल, वो
मतलब ये अब घट नहीं रहा है और ये उससे बढ़ नहीं रहा। जब दोनों इक्वल हो जाएगा कि ना तो इससे घटेगा ना ही उससे बढ़ेगा, तो इसी को बोलते हैं भाई टी इक्विलिब्रियम। यानी अब ये इक्विलिब्रियम आ गया। कह रहा कि सर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस डिक्रीजेज, ये घट रहा है फॉरवर्ड का, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस इंक्रीजेज। तो फॉरवर्ड का घट रहा है, बैकवर्ड का बढ़ रहा है। एंड व्हेन बोथ बिकम्स इक्वल, जब दोनों बराबर हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा, देन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। देन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। जैसे वो इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। उनके बीच में क्या बन जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम। जैसे कैसे, मान लो या ना स्पेस ये 2 H2 प्लस I2 और T बराबर 0। तो मान लेगा हमने यहां ले लिया 10 मोल, ये 0 0 अभी। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा मान लेते 5 सेकेंड, T बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद जो होगा ये मान लो x मोल घट गया। जब x मोल घटेगा ये x मोल बनेगा। अब अगर इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2। मान लो 2 मोल घट गया, 2x घट गया। जब ये 2x घटेगा इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। ये x मोल बनेगा और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। ये x मोल बनेगा। अब क्या है, अगर इसमें चेंजिंग नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम। इसको लिखेंगे 10 माइनस 2x x। ठीक है, नोट करो भाई फटाफट इसको। अब देखो यहां पर इसको ग्राफ दिखाया जाए, अगर इसी को ग्राफ दिखाया जाए, रेट ऑफ रिएक्शंस और टाइम पीरियड ग्राफ, तो रेट जो होगा रेट वो घटेगा और टाइम के साथ साथ। तो देखो हमेशा रिएक्शन में रिएक्टेंट यहां दिखाया जाता है और प्रोडक्ट यहां दिखाया जाता है बॉटम पे। तो रिएक्टेंट देखो हमेशा इस तरह दिखाया जाता है। तो प्रोडक्ट बनेगा भाई, टाइम से तो प्रोडक्ट बन रहा ना, ये जब प्रोडक्ट बनेगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे और रिएक्टेंट घटेगा तो उसको ऐसे दिखाएंगे और ये देखो इक्वल होगा। अब उसके बाद वो ना घट नहीं रहा है तो इसी पॉइंट को बोल देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी पॉइंट को क्या बोल देंगे भाई? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सही, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। ये क्या आ गया भाई? इक्विलिब्रियम। चलो तो इसी कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाएगा तो उसी को सर बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसी क्या बोलेंगे भाई? इक्विलिब्रियम। जैसे देख लो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये PCl5 है और ये PCl3 प्लस Cl2 और T बराबर 0 पे इसको ले लिया 10 मोल। ठीक, अब यहां समझना एक बात, बहुत अच्छी बात ये होती है कि मान लो T बराबर 5 सेकेंड, इसमें से 2 मोल घट गया, 2 मोल कम हो गया तो फिर 2 मोल बन जाए। मान लो इसमें से 2 मोल और कम हो गया, मान लो 10 सेकेंड पे 4 मोल घट गया तो फिर 4 मोल बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि अब इसमें से नहीं घट रहा है, अब इसमें से नहीं घट रहा है तो उसी को कहेंगे सर अब ये इक्विलिब्रियम आ गया। ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। यानी अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है इसमें से, इसी को क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम। फिर कैसे
था कितना 10, आया कितने पे 4, बन रहा है कितना, ये इक्विलिब्रियम हो गया। चेक कर दो सर, ये 6 मोल हो गया, ये 4 मोल 4। अब मेरे भाई समझना, ये जो हम समझाना ये चाहते हैं कि आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे भी 6 होगा, ये 4 है तो कैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अगर यहाँ 5 होगा यहाँ 5 होगा तब तो इक्विलिब्रियम होता ना, ऐसा नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से बढ़ना चाहिए, जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से बढ़ना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि नहीं इक्वल ही होना चाहिए, अगर ये 2 घटा तो 2 बनना चाहिए, अगर 4 घटा तो 4 बनना चाहिए। समझ गए आप? तो आप एक नोट करके लिख लेना कि एट इक्विलिब्रियम, लिख लेना एट, देखो भाई एट इक्विलिब्रियम concentration may or may not be same। नहीं ये मत लिखना, एट इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट लिख लो, मान लो ये कोफिशिएंट है, जैसे मान लो अपने मन से एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट मे और may not be same। may or may not be same। क्या इक्विलिब्रियम पे मोल ऑफ रिएक्टेंट और मोल ऑफ प्रोडक्ट ये कोई कंफर्म नहीं कि इक्वली हो सकता है, मे भी हो जाए, नहीं तो डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब लिखेंगे हम रेट हो गया कंसंट्रेशन। देखो ध्यान सुनना, रेट हमेशा इक्वल होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, लेकिन जब वही कंसंट्रेशन बोला जाएगा तो कंसंट्रेशन में कई टर्म आता है कांस्टेंट। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में एक ही वर्ड आता है कांस्टेंट, लिख लेना कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखना एट equilibrium rate of at equilibrium concentration may or may not be at equilibrium concentration may or may not be same। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा at equilibrium rate of reaction is rate of reaction ब्रैकेट में rate of forward and rate of backward। at equilibrium rate of reactions is equal but concentration of reactant and product and concentration of reactant and product may or may not be equal, may or may not be equal। कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का may or may not be equal but concentration become constant, but concentration become constant। इसका मीनिंग समझना मेरे भाई, मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर लेता हूं, ठीक है। देखो अब हम यहां लिख लेते हैं भैया यहाँ पे ये सर टाइम हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। 3-4 ग्राफ बना लेते हैं। अब पहले किसको समझा दे, पहले कंसंट्रेशन को देख लो। कंसंट्रेशन क्या कह रहा है कि मिलने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट, ये घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मान लो ऐसे। देखो मिल नहीं रहा है ना, लेकिन जो रिएक्टेंट यहां से आने के बाद देखो ये रुक गया,
कांस्टेंट हो गया और प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया। तो कंसंट्रेशन कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैंसिल आउट से कोई मतलब नहीं, इक्वल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा और आगे ले जाओ, देखो ऐसे थोड़ा और ले जाओ, ये कंसंट्रेशन के टर्म में, ये सब के सब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ये और ले जाओ, देखो ऐसे, ये सब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, कंसंट्रेशन है, ये सब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है कि देखो कंसंट्रेशन में क्या कहा गया कि सर ये कांस्टेंट होना चाहिए, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां की बात देखो कांस्टेंट हो गया, ये देखो रिएक्टेंट कांस्टेंट हो गया, मिल नहीं रहा, ये मिल नहीं रहा, ये मिलना नहीं, सिर्फ कांस्टेंट होना है किसी भी तरीके से। अगर यही देखो रेट के टर्म में देखा जाए, यही ग्राफ रेट के टर्म में देखा जाए, माने हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, सेम यही ग्राफ, ये रेट के टर्म में, और पास बस लेकर जंप कर जाए, तो रेट का मतलब मान लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो ये तो कभी मिला ही नहीं ना, जब मिलेगा तब तो बराबर होगा, ये कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये देखो मिलने वाला है कि मिला नहीं है, ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया, मिलने वाला है कि मिला नहीं ना अभी, और जब तक मिलेगा तब तक बराबर नहीं होगा। इधर देखो यहां आया, अब रेट है ना ये, देखो यहां पे मिल गया, अब जहां पे इक्वल हो गया वही तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहां देखो, अब ये जो पॉइंट है अगर ये ऐसे जा रहा है ये भी नहीं होगा, तो वो तो बढ़ रहा है ना, वो इक्वल कहां हुआ भाई, वो इधर देखो, अब ये हो गया ना यहां से इक्वल, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका रेट के टर्म में, ठीक है। कंसंट्रेशन में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट देखा जाता है कि वो कांस्टेंट हो जाए। अब जैसे मान लो यहां पे एग्जांपल है, कंसंट्रेशन में क्या दिया गया, कोई रिएक्शन था ए से बी, ये पहले 100% थे, अब जब इक्विलिब्रियम आया पहला, ये 75% हो गया, ये 25% हो गया, दूसरे में आ गया 50%, ये हो गया 50%, तीसरे में हो गया 25%, ये हो गया 75%। इसका ग्राफ बना के समझाना देखो, तो पहले था कितना 100%, दूसरा कितना रहा होगा 0%। अब कह रहा है कि मेरे भाई देखो ऊपर हमेशा रिएक्टेंट होता है, ये मान लो ए और ये हो गया बी, अब अपने मन से लिखिए कर लो 25, 50, 75, 100। अब कह रहे जो ए था कितना हो गया 75, वो बी कितना हो गया 25, ये ग्राफ बन जाएगा। इनका नहीं 50-50 ऐसा 50-50 है, देखो ऐसे बन जाएगा। किसी ने कहा नहीं कि जो ए है वो 25% है, बी 75% है, जो ए है वो 25% है, बी आपका देखो 25, 50, 75, 100। अब कह रहा है कि इसमें ये जो ए है वो ए कितना बचा भाई 25% में, और बी कितना हो गया 75%। देखो ये कांस्टेंट हो गया ना, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आज अपनी चर्चा कहीं समाप्त करते हैं मेरे भाई, कल हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नोट कर लो भाई अच्छे से।